अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है कि डिफरेंट यूनिट्स को कैसे डिफाइन करते हैं और कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये किसका क्वेश्चन था? आपका था? सही। इसमें ये है कि हमारे पास जो यूनिट्स यूज होते हैं इंटरनेशनल, वो वेट के लिए ग्राम, वैसे ग्राम है, कॉमनली यूज केजी होता है, और लेंथ के लिए जो है मीटर, और इसके अलावा वॉल्यूम के लिए लीटर, टेम्परेचर के लिए जो है फॉर्मेट। अब इसमें देखेंगे कि हम एक दूसरे में इसे चेंज कैसे कर सकते हैं और ये कौन कौन से यूनिट्स और यूज होते हैं। इनके स्मॉलर यूनिट कौन सा है, लार्जर यूनिट कौन सा है, जो कॉमनली यूज होते हैं। वो वैसे तो बहुत बड़ी रेंज तक चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें लेंथ की, तो उसका यूनिट है मीटर, जो इंटरनेशनल यूनिट 1 मीटर कंसिडर करें। 1 मीटर को हम 10 से पावर 0 भी लिख सकते हैं। ये इक्वल टू होता है 1 के। अब ये है कि इस यूनिट को अगर मीन के 1 को डिवाइड करते जाएंगे 10 से, 100 से, 1000 से, तो छोटे यूनिट बनते जाएंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बड़े यूनिट बनते जाएंगे। अब अगर हम इसे 10 से मीन के 10 रेज की पावर 1 इक्वल टू 10, इसे कहते हैं डी का, जिसे डी ए से ज़ाहिर किया जाता है। डी का डी से डी ए। अगर इसी तरह इसे हम 10 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बनता है डेसीमीटर, जिससे सिर्फ डी से यूज मीन के सिंबल जो है इसका डी है, शो किया जाता है डेसीमीटर। नहीं, हाँ डीएम, जब डेसीमीटर का आ जाता है। वैसे डेसी है इसका, फिर आप जब मीटर में करते हैं तो डेसीमीटर कहा जाता है इसमें, डीएम। इसके अलावा अगर हम इसे 10 को 100 से 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 100 मीटर। उसे कहा जाता है हेक्टोमीटर। क्या कहते हैं? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। अगर इसी तरह इसे 1000 से मल्टीप्लाई लिखते जाएं आप लोग, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो किलोमीटर। हम पहले बड़े यूनिट देख लेते हैं, फिर छोटे। मीन की 100 मल्टीप्लाई बाई 1 हेक्टोमीटर, एचएम भी कहा जाता है। इसी तरीके से 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 किलोमीटर। फिर इसके बाद हम ये से 10 रेज की पावर 3 भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जो यूज होती है मीटर में 10 रेज की पावर 6, इसे कहा जाता है मेगामीटर या मेगा। इसके अलावा जो यूज होती है वो है 10 रेज की पावर 9 गीगा। नहीं सर, नैनो होता है वो माइनस में गीगा। ये है इसके मीन के अगर हम मल्टीप्लाई करें जो इसके कॉमनली यूज होते हैं लेंथ के। इसके अलावा इंच, सेंटीमीटर वो भी होते हैं, उसको हम देखते हैं बाद में, उसकी कन्वर्जन को भी देखेंगे।
अब इसको हम अगर इसी तरह नीचे जाएं तो जैसा है 1 को अगर 10 से डिवाइड करें तो डेसीमीटर। इसी तरह अगर 1 को 100 से डिवाइड करें तो सेंटीमीटर। इस तरह 1 को 1000 से करें तो मिलीमीटर। अगर फिर इसकी पावर पे जाएं 10 रेज की पावर -6 तो माइक्रोमीटर इसे यूज किया जाता है। अगर 10 रेज की पावर 9 से डिवाइड करें मीन के इसकी डिवाइड करें मीन के 1 और 9 0 से फिर वो बनेगा 10 रेज की पावर -9 तो उसको कहा जाता है नैनोमीटर। इसके अलावा 10 रेज -12 भी यूज होता है इसके। नैनोमीटर को एनएम से स्टोर करते हैं। एनएम से हाँ। 10 रेज की पावर -12 पिकोमीटर। ये जो कॉमनली यूज होते हैं कन्वर्जन या लेंथ के यूनिट्स जो हमें अक्सर दिखाई दे रहे होते हैं। अब इसमें जो अब हमारे फूड में जो मोस्टली यूज होते हैं सॉरी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज हो रहा होता है इंच यूज हो रहा है मोस्टली इंच। अब ये है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं 2.54। इस तरह फीट है हम जो यूज करते हैं फीट। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं 12। इसके बाद यूज होता है जो वो है आपका यार्ड गज। 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं 3 फीट। और फिर जो मीटर में है अगर मीटर में देखें कि कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 100 सेंटीमीटर होते हैं मीटर में। सर ये भी बताया ना कि Yes. एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा 1 फीट में सेंटीमीटर कितने होंगे। अब ये देखें 2.5 इसे हमारे पास कितने हैं 1 इंच में कितने वो है 2.54। आप क्या पूछना चाह रही हैं 1 फीट में मल्टीप्लाई बाय 12 कितने हैं 30.48। 30.48। ये जो है मीन के एक उसमें सेंटीमीटर निकला। इसी तरीके से मीन के आपको मेन यूनिट का पता हो तो आप सारे के सारे जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में जो कॉमनली यूज होते हैं लेंथ के हवाले से ये यूनिट्स हैं। ठीक है कुछ है क्वेश्चन। अच्छा अब दूसरा है हमारे पास जो दूसरे यूनिट यूज होते हैं वो वॉल्यूम के। वॉल्यूम में आपका जो इनका यूनिट है वो लीटर है। वो भी इसी तरीके से जैसे लेंथ के यूनिट उसे हम मिलीमीटर कहा जाता है या मिली लीटर कहते हैं। इसी तरह सेंटीमीटर कहते हैं दूसरा गैजा लीटर। इस तरीके से सारे के सारे वो वैसे यूज होते हैं। सेंटीमीटर तो कॉमन है मिलीमीटर यूज होता है। हम कॉमनली मिलीलीटर भी मिलके उसके 1000 पार्ट में जो पार्ट है 1 लीटर में उसे वो कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारे वॉल्यूम के यूनिट यूज होते हैं हमारी डाइट में उसमें है आपका 1 टेबल टीस्पून। वो आप लोगों को दिखाए थे मैं अभी गाना भूल गया हूँ। 5 ग्राम। ये तो फिर वेट में ही होगा। वॉल्यूम में भी होते हैं ये इसमें वॉल्यूम और वेट दोनों में यूज सर होते हैं। 1 ग्राम इक्वल होता है 1 मिलीलीटर के। नहीं डिफरेंस उसकी डेंसिटी वगैरह और इसमें आप लोगों को बताएं कि जो इसका है आपका 1 औंस लिक्विड का वो 30 ग्राम का है या 30 मिलीलीटर का है। जो मीन के 1 औंस आपका वेट का है वो 28 ग्राम का है। तो इसमें वो हम वेट का भी पढ़ेंगे। वॉल्यूम में भी यही चीज़ें यूज होती हैं। वेट में भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ये वॉल्यूम में टीस्पून फिर टेबल स्पून 15 ग्राम। इसके अलावा 1 औंस
ओस भी कहा जाता है इसमें 28 ग्राम में वॉल्यूम में है, सॉरी 30 ग्राम 30 मिलीलीटर ही नहीं 30 मिलीलीटर 30 मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर है, क्योंकि वो मैंने आपको दिखाए थे दोनों जो हमारे पास थे पहले जब हमने एक्सचेंज लिस्ट पढ़ी थी, हमारे मिलीलीटर वाले भी हैं और दूसरे भी हैं। सर एक ग्लास में 8 ओज होते हैं। हाँ उसकी तरफ आ रहे हैं। नहीं तो फिर इसका मतलब जो एक ग्लास है वो 240 मिलीलीटर 240 मिलीलीटर का, फिर हम सर 250 बोलते हैं। वो कॉमनली वैसे यूज होता है। उस दिन हमने कन्वर्ट किया था तो काफी ऊपर बढ़ गया था। आप लोगों को जो उस दिन लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल किया था उस तकरीबन उसमें गुंजाइश थी 15 से 20 मिलीलीटर और की, तो हम पूरा गिलास अक्सर यूज कर रहे होते हैं, कम नहीं होता। सर टीस्पून में आपने मिलीलीटर बताया तो ग्राम 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 होंगे तो 5 ग्राम होंगे। वो आप लोगों को कोई एक स्टूडेंट जाए वो ले आए, मेरे रूम में पड़ी है। सर तो मतलब तो यही है ना कि टीस्पून में 5 मिलीलीटर होते हैं, ग्राम्स में 5 ही होते हैं। हाँ 5 ही होते हैं। तो आप ये देखें, आप इसमें जब औंस में कन्वर्ट करते हैं तो 30 में से 2 उसका डिफरेंस है, तो वो अगर आप फिर टीस्पून उसमें आते हैं तो वो माइनर से डिफरेंस बनता है। हाँ तो उसमें 4.5 हाँ उधर लिखा हाँ 4.5 मीन के माइनस सा डिफरेंस होता है। हाँ थोड़ा सा उसमें हो जाता है। अच्छा इसके अलावा हम आते हैं कप पे। एक कप में जो है ये देखिए, ये हमारे लिए जो है ये सारे लिक्विड के लिए, इसमें भी ये देखें इसके ऊपर टेबल स्पून लिखा हुआ है 15 मिलीलीटर, और इसी तरह इसमें भी ये टेबल स्पून लिखा हुआ है, इसमें 15 ग्राम। सर लेकिन वो मिलीलीटर वाला ज्यादा बड़ा है। वो लिक्विड है ना, लिक्विड है ना, लिक्विड वो ज्यादा लिक्विड आएगा। लिक्विड है और उस ताकि फिर इसके ऊपर जो है ना आ सकता है। लिक्विड का वॉल्यूम हाँ, ज्यादा वो होता तो है, इसके तो ऊपर ही आएगा, उससे सेंसर ऊपर ही ज्यादा होती है। हाँ उसके ऊपर नहीं जाएगा ना। ये इस तरीके से, ये अगर वो है, इसके अलावा आप ये देखें ये क्वार्टर जो है ना यहाँ तक पेंट है। मैं ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पेंट भी पढ़ते हैं और उसका भी। अच्छा 1 कप में वैसे इससे पहले एक आता है कप से पहले गिल, वो जो है 4 ऑन्स का होता है, उसमें आते हैं 4 ऑन्स। ये अक्सर लेबलिंग में जो है ना, फूड लेबलिंग में ये लिखी होती है। अगर जब आप लार्ज वॉल्यूम की कोई बड़ी चीज़ खरीद रहे हो जिसमें 1 kg या 2 kg या इस तरीके से, तो उसमें 4 ऑन्स होते हैं। इसके बाद आता है आपका कप। एक कप में जो है 8 ऑन्स होते हैं, और इस 240 मिलीलीटर नहीं आएगा सर? 240 मिलीलीटर रहेगा। 8 का मीन कि 8 ऑन्स इक्वल टू 240 मिलीलीटर। इसके बाद होता है पेंट। पेंट में होते हैं 16 ऑन्स। अगर इस तरह देखें तो 2 कप, मतलब हम कह सकते हैं हाँ। बड़ा गिलास हमारा 1 पिंट का होता है। बड़ा गिलास 1 पेंट का कह सकते हैं आप लोग, तो 16 ऑन्स। अच्छा इसके बाद जो दूसरा यूनिट है वो है गैलन। गैलन अक्सर यूज हो रहा होता है हमारे बड़े उसमें। 19 लीटर का होता है ना? नहीं, गैलन होता है आपके 128 ऑन्स का। उसमें अगर आप इसकी बात करें 4 उसमें पेंट आएंगे और 128 ऑन्स आएंगे उसमें। अगर कप में चले जाएं तो इस तरह आप निकाल लें इसको। 180 ऑन्स को जो है ना डिवाइड करें आप इससे 8 से डिवाइड करें, जो आप कप एक गैलन में कितने कप होंगे डिवाइड करें आप। पिंट कितने बताया आपने एक गैलन में? पेंट 16 इस हाँ 16 कहीं पे जो है 16 क्या चीज एक गैलन में 16 पेंट है। हाँ नहीं, नहीं, एक आपने एक पेंट 16 में कप होता है। 16 ऑन्स है।
ऑन्स है, वो नहीं है। सर एक गैलन में 16 कप होंगे अगर 128 को 8 पे 128 को डिवाइड करेंगे ना तो हाँ। हमारे पास 16 कप आएंगे एक गैलन में। नहीं, सर कप आएंगे ना सर 128 ऑunce है 128 को डिवाइड करें ना उसमें Divide कप करके के इस पे 8 पे डिवाइड तो 16 आता है 16 आता है। 16 तो 16 कप बने 16 कप। और मिलीलीटर में नहीं अगर गैलन की बात हो रही है ना आपका, ये पेंट में 16 ऑunce है, गैलन में वही कप आएंगे। आप मैं पेंट में इस पे मैंने कहा ये आप ऑunce उसकी बात कर रहे हैं, पेंट में 16 ऑunce है। अगर इसी तरह आप गैलन की बात करें तो वो जब कप का निकालते हैं तो वो कितने हैं? ये 16 16 कप है। हाँ 16 कप इस तरीके से। इसके बाद एक इससे बड़ा भी यूनिट यूज होता है, बैरल। पता है उसको में कितने होते हैं? मुझे भी भूल गया। अच्छा वो बाद में देख लेते हैं, वो आप कल बता दो। हाँ ये हमारे जो कॉमनली यूज होते हैं मीन के वॉल्यूम के लिए, जो अक्सर हम यूज कर रहे होते हैं। आप किसी भी यूनिट में आप देख लें, आपको एक चीज है जो सबसे बेसिक यूनिट होता है, ओज यूज हो रहा होता है या ग्राम यूज हो रहा होता है। आपके माइंड में दो चीजें होनी चाहिए कि एक अगर लिक्विड है तो उसमें एक ऑन में कितने ग्राम है, और इसी तरह अगर सॉलिड है, वेट दूसरा है, तो उसमें कितने ग्राम है। तो उसमें से आप कहीं भी ग्राम निकाल सकते हैं। मेन जो यूनिट है वो ग्राम ही यूज हो रहा होता है, तो फिर आप इजीली उससे मेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल 163 वो होता है उसमें केजी, 163 केजी होता है उसमें। केजीज में हाँ सॉरी मिलीलीटर या लीटर। आउंसेस नहीं देखने हैं। 163 जो है ना लीटर होता है उसमें। इसमें अब ये देखें कि आप 1 लीटर में निकालें ना, 1 लीटर में कितने आउंस होते हैं। 900 को डिवाइड करें आप 30 से, क्योंकि 158.98 लिखा है। आप इसमें निकालें ना कि 1 लीटर में कितने आउंस होते हैं। आपका जो केजी होता है वो 1000 ग्राम का होता है, लीटर 900 का होता है। सर आपने बोला ना एक हाँ। बैरल में कितने लीटर्स होते हैं, तो 159 लीटर्स आ रहा है। कितने 59 लीटर्स आ रहा है एक बैरल में। 150 आप 1000 से कर रही है ना। आप गूगल से सर्च किया सर गूगल पे सर्च किया है कि कितने लीटर्स होते हैं एक बैरल में, तो 159 आ रहा है। 159 आ रहा है जी 159 भी है, समटाइम 163 भी। और उसमें ये है कि लिक्विड या सॉलिड दोनों के लिए वो यूज हो सकता है ना। अगर आप देखें कि अगर 30 से ऑunce के हिसाब से 30 सर ये से लिक्विड का है। लिक्विड का है 159 लीटर। आप इसको आप ये निकालें कि 1 लीटर में जो है कितने ounce है। इन 1 लीटर। हाँ 30 ऑunce वो 1 लीटर 1 लीटर। तो आप इसी तरह जो है उससे 159 से को डिवाइड करें, फिर इस पे कितना वो निकल आएंगे कि कितने आउंस हैं उसमें। समझ आइए। अब ये है कि हमारे पास 1 लीटर में जितना कितने आउंस हैं 30। अब ये देखना है कि हमने कि 159 लीटर में कितने तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, और मल्टीप्लाई करेंगे। 159 को मल्टीप्लाई करें 30 से, ये 4770 4000 से 900 कहाँ से आ गया? 1 लीटर में 900 ml अच्छा 770। अच्छा तो सर एक लीटर की 30 ounce में 900 वो तो 900 ml तो जब 900 कन्वर्ट किया ना तो 30 ऑunce ही बनता है। 30 आउंस बनता है। तो हमने ml में भी देखा है और ounce में भी देखा है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं और कितने ounce होते हैं। 1 लीटर में 900 ml होंगे, 30 ounce किसमें है? 1 लीटर में 1 लीटर के 30 आउंस आते हैं। सर इसको 30 पे क्यों डिवाइड कर दिया? नहीं मल्टीप्लाई किया सर 900 को 30 पे नहीं डिवाइड ये 1 बैरल में कितने उसमें इस वजह से किया है कि 900 मिलीलीटर का जो है 1 लीटर होता है और 1 आउंस में 30 मिलीलीटर होते हैं। तो फिर उसको आउंस निकालने के लिए हम 30 पे डिवाइड करेंगे। ग्राम है ना,
फिर वो 30 आएगा। सर अब ठीक है। ठीक है, समझ आई है ये? शाहज़ाद, जी सर। आप ये देखें कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हाँ, हैं? 1 लीटर में 4 कप बनते हैं। एक सर एक- 1 लीटर में वो होता है किलो लीटर। जो आपका कॉमनली यूज लीटर होता है ना, वो 900 का होता है। जो किलो लीटर है ना, वो फिर पूरा सर 1000 का 1 होता है। लीटर में 900 मिलीलीटर होता है। हाँ, अब एक हमने मिलीलीटर को औंस में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप ये देखें कि 1 औंस में कितनी होते मिलीलीटर हैं आता है? 30। 30। तो फिर 30 पे जब डिवाइड करेंगे वो आपका औंस में निकल आएगा। अच्छा, 1 मिनट, आप ये देखें, आप बताएं कि 1 लीटर में कितने वो होते हैं मिलीलीटर, या इसको 900 छोड़ते हैं आप? मिलीलीटर 900 सर ठीक है, ऐसे ही तरतीब से करें फिर उसको समझ आएगा। 900 मिलीलीटर अच्छा, 900 मिलीलीटर। 1 लीटर में। अच्छा, अब आप इसे चाहती हैं कि कप में डिवाइड करें, तो कैसे डिवाइड करेंगे आप? कितने कप लिखें 1 कप में? अब आप चाहती हैं कि 1 लीटर के कितने कप बनेंगे, तो आप कैसे उसे मेयर करेंगे? कैसे मैं ये करूँ? 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 पे डिवाइड कर दूंगी। 4 पे डिवाइड नहीं करेंगे, आप ये 240 देखें पे कि 240 पे डिवाइड करेंगे। 240 पे होगा। 3.75। 3.75। को मिनट पे डिवाइड करेंगे। ओके। तो इसी तरह ये निकले हैं हमारे काउंट। अगर आप चाहती हैं कि निकले औंस, तो फिर आपको देखना होगा कि 1 औंस में कितने मिलीलीटर है, कितने हैं? 1 ओज इज इक्वल टू 30 मिलीलीटर। तो हमने क्या निकालना है? औंस निकालना है। औंस निकालना है। 30 डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे। 900 मल्टीप्लाई बाय 1/30 मतलब 900 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, ये किसने किया? 30 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 30। ये मीन के देखो 1 हमें- लीटर में इतने औंस होंगे। ये हमारे वॉल्यूम के यूनिट थे, समझ आ गए हैं जी सारे? सर। और उसके लेंथ के भी यूनिट समझ आ गए। वेट क्या? अब वेट का भी सेम इसी तरीके से है। वेट में भी सबसे बड़ा जो यूनिट आपका यूज हो रहा होता है वो मेगा गैगा वगैरह वो वैसे ही है। और इसमें ज्यादातर 2 आउंस यूज होते हैं, 1 औंस और दूसरा जो है पाउंड, जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो अब देखना ये है कि 1 औंस में जो है कितने ग्राम्स होते हैं? 30 आई गेस। 28। अब दूसरी बात ये है कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। अब ये देखना है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम्स होते हैं? और कितने किलोग्राम? 450 ग्राम। ग्राम्स 1 पाउंड में। अच्छा, अब ये है अब बनाना हमने ये है कि 1 kg में कितने पाउंड होते हैं, तो कैसे निकालेंगे? आप ये देखें कि कभी भी जब बड़े एक यूनिट को बड़े पैमाने पे मीन के उस बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जब उसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसे डिवाइड करते हैं। अब ये देखें कि ये पाउंड एक छोटा यूनिट है केजी से, तो हम उसकी जो अमाउंट आएगी उसे डिवाइड करेंगे। कितने? 1000 में निकलेंगे। हाँ, 1000 पे डिवाइड कर रहे हैं, कितना है? 0.45। 1000 को 450 पे करो ना। 1000 पे तो हमने 1 केजी में कितने पाउंड है ये निकालना है। हाँ, ये निकालना है। 2.2 आता है सर। ये तो वैसे आता है, आप लोग डिवाइड करके निकाल रहे हैं। 2.2। अब इसका क्या मतलब है? 1 केजी में 2.2 पाउंड होते हैं। तो 1 पाउंड में केजी ये भी बताना। हाँ, अब केजी तो अब ये देखेंगे केजी अगर इसे पॉइंट कर दें। 2.2 हो जाएगा। बताओ ना डिवाइड करके। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि 1 पाउंड में केजी नहीं, केजी निकालें तो ठीक है, लेकिन हम छोटा यूनिट यूज करेंगे ग्राम। तो हम ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे? 0.454 आता है। आप इसे देखें कि इसका इसे हमने डिवाइड किया है 1000 से। अब इसे दोबारा 2.2 को 1000 से डिवाइड करना है।
1000 को 2.2 से हाँ, इससे ये होगा, हमें पता चलेगा कि एक पाउंड में कितने ग्राम आते हैं। हम यही निकालना चाह रहे हैं। तो 450 आते हैं वो तो सर हाँ, तो बस 454 वही 450 ग्राम वैसे मीन अच्छा के सर ये ये चेक कर रहे हैं हम लोग चेक करने के मीन के अगर कोई हमें कहे कि हमारे पास जो है 15 पाउंड है, 454 आता है 454 454 हमारे पास 15 पाउंड है मीन हमारे पास से निकाला है सर लेकिन हाँ। आपने तो कहा था कि 1.450 ग्राम होता है, सर, अब एक पाउंड में 454 कितना है। 454 है, वो उसमें हमने लमसम किया ना, उसमें ये मीन के असल जो एग्जैक्ट है वो आपने देखा होगा जब हम इस पे कन्वर्ट करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तब भी हम ये यूज करते हैं। सर ये ग्राम्स में निकाला है और ये पाउंड से सर, मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 एक मिनट मुझे एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ऐसा है। जी अच्छा, इसके अलावा एक औंस में कितने ग्राम होते हैं? 28। एक पाउंड 1 पाउंड जो है केजी के इक्वल कितने केजी के इक्वल होता है? 2.2। सर ऑन सर 1 kg 2.2 1 पाउंड पाउंड हाँ सॉरी पाउंड एलबी पाउंड। अब इसमें ये सर, देखिए कि यस सर 1 kg 2.2 पाउंड के इक्वल होता है। हाँ। हाँ जी सर 1 केजी 1 1 केजी kg 2.2 पाउंड Sorry. इक्वल होता है केजी 1 केजी। अच्छा, अब ये देखें कि जो हमारे पास पाउंड है या 1 केजी है उसमें 2.2 पाउंड्स होते हैं 1 केजी में। अब हमने निकालना है ये है कि 1 पाउंड में ग्राम कितने होते हैं। तो ग्राम निकालने के लिए आप तो 1 निकाला है 450 ग्राम हाँ 1000 डिवाइड बाई 2 पॉइंट, आप हमारे पास ये है 454 या 455 भी 454.5 या राउंड अबाउट करें तो 455 455 या 4। अब समझ आ गई है इसकी। जी सर। अब क्या है कि 1 औंस 28 ग्राम के इक्वल है। 1 केजी में जो है 2.2 पाउंड होते हैं और 1 पाउंड में 454 या 55 ग्राम्स होते हैं। तो आप कभी भी मिसाल के तौर पर कहीं अगर एक बात पूछनी है, आपने ये 1000 ऊपर ग्राम्स में लिखा है और जो आप नीचे 2.2 से डिवाइड करें वो पाउंड में है, तो हाँ वो कैंसिल नहीं होंगे यूनिट्स है। वो 1000 ग्राम्स है और 2.2 पाउंड है। पाउंड नहीं, इसमें ये देखें कि हमारी ये जस्ट कन्वर्जन है, हम मिलके वो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, ये हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसमें ये में देखें कि पाउंड का फिर एलबी वो फिर वो कहाँ जाएगा, यूनिट एलबी मौजूद है ना, फिर उसका वो ये ग्राम्स में कैसे आ गया। वो कॉमनली यूज होता है ना। आप ये देखें कि फिजिक्स में हम यूनिट्स वगैरह, इसका ये एक अलग ही यूनिट है एलबी। जी हम सर। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सर फिर वो वहाँ सही unit- कह रही है ना, देखिए हाँ। अगर आप उसकी तसल्ली के लिए 1000 के साथ ग्राम लगा दें और हाँ। नीचे 2.2 के साथ पाउंड लगा दें तो पाउंड आंसर क्या आएगा 454 ग्राम पर पाउंड। पर तो पाउंड। लगा लो साथ में हाँ units। वही बिल्कुल ऐसा ही। पाउंड था इतना। ठीक है, समझ आई है। जी सर। सर आप हमें ना कुछ एग्जांपल्स दे दें। अच्छा, आप इसमें आप लोगों को एग्जांपल कन्वर्जन कर आप बताएं, कोई भी बताएं। कोई पाउंड का जैसे ज्यादा कुछ होता है केजी अच्छा। को पाउंड के लिए दे दें, हाँ। कुछ पाउंड केजी के लिए दे दें, इसी तरह ना 7-8 दे दें। अच्छा, इसमें ये है कि आपके पास 0.45 आपके पास जो है ना एक कप है, एक कप जो है ना 4 या किसी चीज का है। जी सर। एक कप फ्लोर का कर रहे हैं आप लोग। एक कप फ्लोर में आप देखना ये चाह रहे हैं कि इसमें कितने पाउंड हैं, कितने पाउंड हैं। तो आप ये देखें कि सबसे पहले ये देखना है आप लोगों ने कि एक कप में कितने ग्राम्स होते हैं। 244 नहीं, एक कप फ्लोर एक कप आप औंस है, उस एक कप में 8 औंस होते हैं। तो आप उस 8 को मल्टीप्लाई करें 28 से, 28 मल्टीप्लाई बाई 224 इस 8 224 224, क्योंकि जो सॉलिड चीजें हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वो ज्यादा जगह घेरते हैं, वजन कम होता है उनका। तो ये क्या आ गया हमारे पास ग्राम, ऐसा है।
अब आप लोग एक कप की बजाय अगर आप चाहें जैसे हमने कहा था कि 2 कप जो है ना इनके मिल के 1 औंस बनाते हैं, हमने दरमियान में वो सॉरी पाउंड बनाते हैं। तो अब ये देखें कि हमारे पास 224 ग्राम का 1 कप है। आप चाहते हैं कि इसको हम देखें कि कितना पाउंड है ये, तो आप इस पे सिंपली जो है ना आप डिवाइड करें 2.2 से। लेकिन ये तो 1 कप है, हमने तो 2 कप बोला है ना, 2 कप। अगर 2 कप करें तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 48 48 को 2.2 पे डिवाइड 2.2 को डिवाइड करें। 203 इसमें 2 पॉइंट से नहीं करेंगे आप, इसके पाउंड में क्योंकि पाउंड में कर रहे हैं उसमें ग्राम में कर रहे हैं 454 में। सर एक मिनट, आपने 28 को 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? आप इसमें ये है कि आपका 1 पाउंड जो है उसमें 28 ग्राम है हाँ जी, और उसका 1 कप में 8 औंस है। ठीक है। तो आप आपने उससे निकाले हैं कि 224 ग्राम का एक जी कप सर, अब 1 कप हमने हो गया। पाउंड निकालने हैं। अब इसमें हम इसको पाउंड में चेंज कर सकते हैं या हम सर 1 औंस में 28 ग्राम होते हैं और 1 कप में 1 औंस होते हैं, इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। क्या चीज? हाँ जी, एक एक औंस कप में में 28 ग्राम होते हैं और 1 कप में 8 औंस होते हैं, इसलिए हमने उसको 28 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ग्राम एक सेवन उसका जो आंसर निकला है 224 निकला है। ये है 1 कप में ग्राम, जबकि मिलीलीटर 240 होता है। 240 होता है। ये मीन के जनरल अगर आप उस ये कैलकुलेशंस में ऐसे आते हैं, जब आप रिटर्न में जाते हैं वो मीन के डिफर भी कर रहा होता है, एक दूसरे से जो है ना डिफरेंशिएट हो रहा होता है। तो ये मिसाल के तौर पर क्या है हमारे पास ग्राम्स हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि इसको हम पाउंड में देखें, तो अब ये देखें कि 1 पाउंड में कितने ग्राम है। 454 454 ये डिवाइड करें तो अगर हम इसको पाउंड में देखेंगे तो ग्राम ये उसमें वो डेसिमल पॉइंट्स में आएगा, ये पॉइंट 493 ये मीन के 1 पाउंड के इक्वल है। अगर इसी तरह आप 1 कप में इतने पाउंड्स होते हैं। इतने पाउंड्स होते हैं, पाउंड्स में आप देखें। अगर हम वजन की बात करें, अक्सर आप लोगों ने वजन में देखा होगा कि अगर किसी का वजन जो है आप जैसा कि आप उसकी एग्जांपल ले लें आइडियल बॉडी वेट की, उसको अक्सर हम जो है ना केजी में कन्वर्ट, जो आइडियल बॉडी वेट निकलता है ना 06, ये क्या है, ये पाउंड होता है, पाउंड होते हैं। अगर मेल है कोई तो उसे आप फर्ज करें कि किसी की हाइट 5'5" है, तो उसको आप 6 मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो 106 मल्टीप्लाई बाई 30 142। ये क्या है, ये एलबी में ये इसको डिवाइड या करने की जरूरत नहीं है, पाउंड में एग्जैक्ट 142 कैसे आ गया? 142 30 प्लस किया है, इसको मल्टीप्लाई किया ना, फिर इसके साथ 136 आया। 136 है। यस सर। 136 सॉरी जी इसमें 6 से करना, ठीक है। जी, ये भी 6 कर से क्यों कर रहे हैं? उसकी 5 उसकी हाइट 5'6" समझ लें, 5'6" है। अब अच्छा 142 अब ये जो निकला है किसमें निकला है, पाउंड में। पाउंड में निकलने के बाद 454 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, 2.2 केजी में इसे करना। केजी में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम इसे 4.4 2.2 वो एक ही बात हो गई, मतलब एक ही चीज। 0.454 से मल्टीप्लाई कर दो या 2.4 से डिवाइड कर दो, इसका आंसर क्या निकलेगा, तकरीबन 64 या इस तरीके से समाओ, इस तरीके से निकलता है 64.54। 54। समझ आया है? जी सर, मुझे लगता है नहीं आया आपको। आ गया है, बस अब सर ये तो पहले से सही ही किया हुआ है, पार्ट होगा तो। सर सही बात है, हम लोगों को भी समझ नहीं। सर आप ग्राम लग रहा है से समझ आ जाता सबको। क्या सर चीज़? आपने ना जस्ट कन्वर्जन में ना सिर्फ एलबी और केजी को वो करते हैं ना, क्योंकि हमारा यही यूज होता है तो सर ग्राम में ही यूज होते हैं, इसके अलावा कन्वर्जन के हवाले से सर आप बस आ गई हैं, अब इतनी को अच्छा। अब इसके अलावा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्री एंड पोस्ट सर्जरी कि मीन की प्री और पोस्ट सर्जरी में कौन सी डाइट इस्तेमाल करते हैं और कैसे यूज होती है। करना है आज या कल करें, सर ने टाइम पढ़ाया पे डिपेंड करता है। क्या टाइम, सर ने पढ़ाया था सब।
प्री एंड पोस्ट एक बज गया, एक कितने बजे का टाइम है? 1:30 बजे, 1:30 बजे। चलो ठीक है, कल पढ़ेंगे। आधे घंटे में हो जाता तो पढ़वा दे, नहीं तो फिर अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्री एंड पोस्ट सर्जरी डाइट। जब भी कोई पेशेंट सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है या कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है सर्जरी, तो और या सर्जरी के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, कब नहीं खिलाना चाहिए। उस हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर हम प्री सर्जरी की बात करें तो सबसे पहले जो उसके लिए अहम चीज़ है वो ये है कि उसकी तमाम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। उसमें ये है कि आपको कम से कम उनके प्रोटीन, फाइबर और जितने भी विटामिन्स हैं उनकी मिकदार सही हो। उसमें ये है कि उनकी बाकायदा डाइट प्लानिंग की जाए, उनमें एडिशन की जाए प्रोटीन की, इस तरह फाइबर्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, ताकि किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनकी डेफिशिएंसी क्योंकि ऑपरेशन के बाद काफ़ी दिनों तक उसे बहुत कम मिकदार में खुराक देनी होती है, और दूसरा उसमें ब्लड लॉस भी होता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो होती है वोंड हीलिंग। मीन के इस तरह से प्री सर्जरी से पहले ये तमाम एहतियातें करनी हैं। और उसमें ये है कि कम से कम 15 से 25 घंटे पहले उसे कुछ नहीं देना होता। उसकी वजह ये है कि एनेस्थीसिया है उसे दिया जाता है। अगर स्टोमिक में कोई डाइट मौजूद हो, ख़ास तौर पे फाइबर रिच फूड नहीं देनी होती, तो एनेस्थीसिया का जो इम्पैक्ट है वो नहीं सही नहीं होता। और उसके अलावा जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसे मीन के फीसेस फ्री करना होता है ताकि किसी तरह सर्जरी में इशू ना हो। जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद ये है कि ये प्री सर्जरी का इतना लोग ख्याल नहीं करते, लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा इशू होता है पोस्ट सर्जरी में। पोस्ट सर्जरी में ये है कि जब ऑपरेशन हो गया है तो उस वक्त क्या देना है, मिनिमम 1 वीक तक सिर्फ और सिर्फ लिक्विड देना होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो उसे डिहाइड्रेशन से बचाना है, दूसरा रेस्ट फील कराना है, मीन के कंफर्टेबल फील करे, किसी तरह की उसे हर्डल्स ना हो। जब आप दूसरी फूड देंगे, जैसा कि अगर सॉलिड फूड दे रहे हैं या इस तरह, उससे ये है कि उसे फीसेस भी आएंगे, उससे ये है कि उसे ट्रबल होगी उसे पास कराने में, और दूसरा उसके स्टोमिक पे भी बर्डन पड़ेगा। तो उसमें जो पोस्ट सर्जरी की डाइट होती है 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेज है उसे हम कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एंड रेस्ट, मीन कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन से बचाना है और रेस्ट कराना है। उसमें तमाम की तमाम जो फूड दी जाती है वो लिक्विड होती है। आप लिक्विड में हो सकता है आपके जूसेस हो सकते हैं, जूसेस में एप्पल है, कैरेट है, या इसी तरह वेजिटेबल्स के जूसेस हो सकते हैं। और इसमें यह है कि सोडियम और साल्टी चीज़ें बिल्कुल ना हो। उसमें यह है कि वाटर रिटेंशन के चांसेस बढ़ते हैं, जिससे जो उनके स्टोमिक पे या बॉडी पे बर्डन बढ़ जाता है। फर्स्ट स्टेज में टोटल लिक्विड, और इसी में आप यखनी ब्रोथ वगैरह भी कर सकते हैं, मीन के वेजिटेबल भी या चिकन भी। सेकेंड स्टेज पे प्योरीन डाइट दी जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस जो है वो फ्रेश देने होंगे, फ्रेश, कोई बाजार की चीज़ कोई भी नहीं देनी, या उनको मीन के पूरा 1 वीक आप देखें कि वैसे जनरली हम लोग जब भी ऑपरेशन आता है तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की जगह में कुछ भी खिला रहे होते हैं। वो खाने से एज सच कोई फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं आ रहा होता, लेकिन इंटरनल हीलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए जो है ना बिल्कुल क्लियर लिक्विड फूड देनी है, उसमें हल्दी का इस्तेमाल करना है, और जो मिल्क देना है वो फैट फ्री देना है, मीन के 1% फैट दे सकते हैं या 100% फ्री दे सकते हैं, दोनों में। सर हल्दी देने का क्या?
हल्दी जो है वोंड हीलिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो इसी तरह कैफीन वाली कोई चीज़ नहीं दें। सर दूध तो मतलब जैसे आपने कहा फैट फ्री, तो यूजुअली सर्जरीज वगैरह के बाद थोड़ा सा ना उसमें पत्ती मिला के देते हैं कि इस दूध से जख्म में रेशा हो जाता है। नहीं, फैट फ्री वो फैट की वजह से होता है, तो उसमें पत्ती की वजह होती है उनमें। आपको मे भी कोई डॉक्टर्स के उसमें कोई साइंस हो, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमें यही वो किया जाता है कि आप उनको फैट फ्री मिल्क दें और फौरन सर्जरी में नहीं, पहले कम से कम 2 से 3 दिन आपने देखा होगा कि अक्सर ग्लूकोज की बोतलें या वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज या वो बिल्कुल लिक्विड। जब उसके बाद चौथे दिन आप जाते हैं इस फूड पे, तो फिर आपने जो फूड देनी है वो भी क्लियर लिक्विड हो, उसमें आपका मिल्क है या जूसेस हैं या यखनी वगैरह है। लेकिन पहले 2-3 दिन तो वैसे भी कुछ नहीं देना होता, लेकिन उसके बाद भी आपने लिक्विड में रखना है। सर अक्सर ये स्प्राइट्स की बोतल दे रहे होते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं कि ठीक है पी लें आप। उसमें पानी में मिक्स करके देते हैं। पानी में मिक्स करके बिल्कुल देते हैं। उसमें एज सच देनी नहीं चाहिए क्योंकि एसिडिटी बढ़ती है। वो सिर्फ और सिर्फ इसकी एब्डोमेन जो है ना उसकी गैस वगैरह को रिमूव करने के लिए वो करते हैं, ताकि किसी तरह की गैस वो ना हो। लेकिन एक मिथ ही कह सकते हैं, एज सच न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई जगह नहीं बनती। तो फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक पे आप जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड देने, लेकिन वो भी लिक्विड या सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, प्योरीन डाइट की बात है। हाँ प्योरीन डाइट। तो उसमें ये है कि सेकंड वीक में प्रोटीन देने का भी यही मकसद है कि जितनी इंजरी है या कोई अगर सर्जरी हुई है तो बोन हीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसमें प्रोटीन में आपके प्रोटीन चिकन है या मटन है, इस तरीके से कोई बर्ड दूसरे हो सकते हैं, और बीन्स हैं जैसे कि सोया बीन्स हैं, रेड बीन्स हैं, वाइट बीन्स हैं, पीज हैं। ये सारी जो फूड्स हैं ये अच्छी होती हैं इनके लिए, बोन हीलिंग के लिए सेकेंड वीक पे। थर्ड और फोर्थ वीक में जाके आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐड करते हैं, मीन के वो भी ज़्यादा सॉलिड ना हो। मीन के जैसे आप देखें कि फ्रूट्स जितने भी हैं पीले, और उसमें ये है कि फाइबर भी हो। फाइबर को इनटेक करने के लिए मीन के विद पील फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसका ये है कि ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो पेशेंट को। मीन के 3 और 4 मीन के 1 मंथ तक ये फूड रखनी होती है। 1 मंथ के बाद आप जितनी भी स्टार्ची फूड्स हैं या सीरियल्स वगैरह हैं वो ऐड करते हैं। इन तमाम चीज़ों का मकसद ये होता है कि और ये 1 मंथ तक कम से कम मीन के एनर्जी इनटेक हो, जो वेट एक्स्ट्रा वेट है पेशेंट का वो 60 to 70% तक मीन के कम हो जाना चाहिए मीन के इस साइकिल के दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान। तो ताकि इस तरह का किसी तरह उसकी सर्जरी पे बैड इम्पैक्ट ना पड़े। एनी क्वेश्चन? ये था हमारा प्री एंड पोस्ट सर्जरी का शॉर्ट लेक्चर। तो इस हवाले से जैसे फूड में आप लोग मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर जूसेस में हैं तो मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन है, जैसा कि एप्पल है, कैरेट है, मौसमी है, ग्रेप फ्रूट हैं, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह आप फिर सूप में जाते हैं, सूप में वेजिटेबल सूप्स हैं, इसी तरह चिकन है, बीफ है, या दूसरे इसी तरह स्मूदीज हैं वो आप ऐसा कर सकते हैं, या सैलड्स हैं। तो आप जब स्टार्ची फूड में जाते हैं फिर आप होल ग्रेन्स और इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन? सही, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 1 मंथ के लिए, मतलब 2 वीक के बाद 1 मंथ, या वो मिला के? नहीं, वो मिला के नहीं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं 3rd वीक में। 3rd वीक से आगे 1 महीने? हाँ, मीन के 1 वीक टोटल लिक्विड है, 2nd वीक पे आपका प्योरीन डाइट है, मीन के प्रोटीन वगैरह ये रिच फूड है। ये नहीं है कि सिर्फ वही देनी है, मीन के ज़्यादा वो रखनी है, ज़्यादा प्रोटीन डाइट। या 3rd एंड 4th वीक में वो प्रोटीन भी ऐड हो जाएगी, उसमें वेजिटेबल फ्रूट्स भी ऐड हो जाएंगे। हाँ, यूजुअल डाइट। लेकिन जो मुकम्मल सॉलिड डाइट है वो 1 मंथ के बाद स्टार्ट करानी है। और इसमें है आप लोगों की जो असाइनमेंट्स है, अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी बताना है। आप लोगों ने ऐसी 5 रेसिपीज़ बनानी हैं इस फूड की, जो मीन के रेसिपीज़ बनानी है।
एक ये कि जो बिल्कुल लिक्विड हों, सेमी लिक्विड हों, एक ये, और दूसरी जो आपने कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसी मार्केट में जो मौजूद हों जो इनके हॉस्पिटल के पेशेंट हैं, उनको हम जब भी कहते हैं कि कोई चीज़ आप बना के खाएं तो वो कहते हैं कि हम तो यहाँ नहीं बना सकते। तो और कई के मंथ भी कुछ पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि बेड की कौन सी चीज़ उनके लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। तो आप लोगों ने वो सर्च आउट करनी है कि अगर हम सेमी लिक्विड या लिक्विड में दे रहे हैं तो कौन न्यूट्रिशियस फूड है, किसी तरह का उसके साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन मार्केट में मौजूद है, वो जो लेके यहाँ यूज़ करा सकते हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। सर 5 रेसिपीज क्या मतलब 5 जैसे आप लोग रेसिपीज बनाते हैं जिसमें आप देखें कि लिक्विड और सेमी लिक्विड की 5 रेसिपीज लिक्विड और सेमी लिक्विड की 5 रेसिपीज बनानी है, लेकिन उसको माइंड में रखना है। जैसे आप लोगों को मैंने स्टेजेस बताए हैं कि सेकंड वीक पे प्रोटीन रिच फूड्स हैं। हर वीक की बतानी है कि किसी ठीक है सर हाँ, हर स्टेज की है, सही कह सकते हैं, एक हर स्टेज की जो है ना एक रेसिपी बनानी है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है वो है मेनोपॉज या पीकॉस मैनेजमेंट। इस तकरीबन जितनी 50% से ज़्यादा, तकरीबन 47% जो फीमेल हैं पाकिस्तान में या एशिया में, वो पीकॉस मिल्क के इशू का शिकार हैं। 47%। ये रेशो जो अमेरिकन या दूसरी कंट्रीज़ में 30% है, लेकिन एशियन कंट्रीज़ में या ब्लैक कलर्स पीपल में जो है ये 47% है। तो इसकी सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ी वजूहत क्या है। सबसे बड़ी रीज़न इसमें है कि ओबेसिटी, स्मोकिंग, मेडिकेशन, salt and spicy food कंजप्शन, और इसके अलावा 5th वन है लो एक्टिविटी। सबसे बड़ी जो वजह है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वो ये है। तो अब इसमें ये देखेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में होता क्या है, इनके वजूहात ये हैं और उसके सिम्टम्स कौन सी हैं। जो मेन के ऐसा कह लें कि कैसे कहा जा सकता है कि वाकई कोई फीमेल है तो वो मेन के पीकॉस का शिकार है। सबसे पहले ये है कि इसके जो मेन जो सिम्टम्स हैं वो 3 हैं, 3 से 4। सबसे पहला ये है कि एक्नी, नंबर 2 मेल हार्मोन्स का ज़्यादा, इनके वैसे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फीमेल में भी मेल हार्मोन्स, लेकिन पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का बढ़ जाना। टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, इन दोनों। उनका बढ़ जाना। और दूसरा है ओलिगो अमीनोरिया और ओलिगोएमिनोरिया ये है कि अगर जो पीरियड्स हैं लेस देन 9 इन 1 ईयर, अगर किसी फीमेल को 1 साल में
जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स लेस देन 9 टाइम हो रहे हैं तो वो PCOS का शिकार हो सकती है। इसके अलावा ये वो रीजन हैं जो मीन के मल्टीपल रीजन हैं, सिम्टम्स हैं इसकी, ये वो रीजन हैं जो मीन के हर PCOS के जो शिकार फीमेल है उसमें ये आइडेंटिफाई की गई हैं। इनमें से एक या दो मीन के लाजमी होती है। और इसके अलावा थर्ड वन है एमेनोरिया। एमेनोरिया ये है कि इनके कॉन्टिन्यूसली मुसलसल 2 से 3 साइकिल का ना होना पीरियड्स का, मीन के 2 से 3 मिस्ड पीरियड। आप अगर आपको कोई फीमेल कहे कि मुझे साइकिल का इश्यू है, तो अगर आप एक्नी वैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं उनकी फेस पे, तो आप ये 2 से 3 इंफॉर्मेशन लेके, इसमें टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बढ़ते हैं तो जैसे हेयर हैं फेस पे उनके वो बढ़ जाते हैं, वो भी इनके ऑब्जर्व किए जा सकते हैं नॉर्मली। तो ये 2 चीज़ें जो है ऑब्जर्व की जा सकती हैं, बाकी 2 क्वेश्चन जो है उनसे पूछे जा सकते हैं। आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाकई वो इस चीज़ का शिकार है। तो आप ये देखें, एक चीज़ ये है, हम इसमें ये है कि अब न्यूट्रिशन का क्या किरदार है, हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली रीज़न जो मैंने आपको बताई कि सबसे जो बड़ी रीज़न है वो इसकी ओबेसिटी है। आप इसे ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें तो ये तकरीबन 50% तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अब जब हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसमें कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो PCOS मैनेजमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। PCOS एक डिजीज़ है, जब हम PCOS मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसे मैनेज कैसे करना है, उसे रिजॉल्व कैसे करना है, वो चीज़ है। तो पहली चीज़ है विटामिन डी। डेली की मीन के 10 माइक्रोग्राम लाजमी इनटेक होना चाहिए विटामिन डी। और विटामिन डी की अगर आप बात करें तो आप सोर्स जानते हैं, विटामिन डी की सबसे अच्छा और मुफ्त वाला सोर्स जो है वो सन है। और इसके अलावा आपकी एग्स हैं, फिश की जितनी सी फूड्स हैं वो हैं, ये सारे विटामिन डी रिच हैं। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम 1000 मिलीग्राम पर डे, ये भी पर डे है, 10 माइक्रोग्राम। 1000 मिलीग्राम पर डे जो है ना कैल्शियम इंटेक होना चाहिए इसकी मैनेजमेंट के लिए या हेल्थ के लिए। इसके अलावा जो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं वो है थायामीन एंड रेबोफ्लेविन। अगर थायामीन और रेबोफ्लेविन की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो हो तो 35% तक जो है PCOS को जो हम मैनेज कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा इनके प्रोटीन है, फैट कंसंट्रेशन जो नॉर्मल रूटीन में, और आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं कि मीन के हेल्दी जो सैचुरेटेड फैट से अनसैचुरेटेड फैट में, मुफा या कोफा में, इसकी मीन के एक अच्छे रिजल्ट के लिए। मीन की जनरली हम जब अगर किसी की डाइट प्लानिंग करें तो उसमें PCOS में एक सबसे पहला टारगेट है, अगर उसका वेट ज़्यादा है तो वो उससे रिड्यूस करना पहला टारगेट है। और जब वेट रिडक्शन के दौरान हम हमारी फूड में कैल्शियम, विटामिन डी, बी विटामिन की मकदार जो है वो अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए। और इसके साथ जो है वो इजीली जो है एडजस्ट की जा सकती है। अगर वेट का इशू नहीं है, वो अंडर वेट है या मीन के नॉर्मल वेट है, तो फिर उससे मैनेज करना आसान होता है। मीन के वहाँ पे वेट रिडक्शन पे हमने फोकस नहीं करना, उसकी फिजिकल एक्टिविटी। वैसे अगर वेट करना है तब भी तकरीबन अगर फिजिकल एक्टिविटी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है
कॉस्ट मैनेजमेंट में। और अक्सर यही प्रॉब्लम है, जिसका भी ये मसला है, मैंने काफ़ी सारे खुद केस वो डील किए हैं इस तरीके के जो अभी रिसेंटली, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। तो फिजिकल एक्टिविटी जब भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, अगर वो डेली की 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन कर लें तो और साथ अपनी डाइट को, अगर वेट ज़्यादा, वेट ये ज़रूरी नहीं है, फिर ये जब फिजिकल एक्टिविटी की बात आती है तो ये कॉमन बात है। मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि हमारे टीचर हैं, मीन के वो हेल्दी हैं, मीन के ओवर वेट इस तरीके से नहीं है, स्मार्ट हैं। तो मैंने एक टीचर को कहा कि सर जो है ना वॉक पे गए हुए, उन्होंने कहा उसे क्या ज़रूरत है वॉक की। वो मीन की एक जनरल कंसेप्ट है लोगों का कि जो हेल्दी हैं या ओवर वेट है वही वॉक कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बुरा कंसेप्ट है। अगर आप इवन के हेल्दी हैं तब भी करें, उसमें ये है कि आपकी जितना भी मिनरल एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन वो बढ़ती है, आप हेल्दी और फिटनेस। इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ और जो है इसमें फिजिकल मैनेजमेंट में भी और बेस्ट पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी, वो भी हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि वेट इंक्रीज नहीं होता, बेसिकली वेट शिफ्ट होता है। मीन के जब भी आप साइकिल डिस्टर्ब होता है या मेनोपॉज होते हैं तो उसमें वेट, आपका मसल मास जो है वो विसरल फैट में कन्वर्ट हो जाता है, उससे काफ़ी सारे रिलेटेड वो वैसे उस दूसरे टॉपिक में वो हम डिस्कस करते हैं। तो लेकिन इसमें ये है कि आप ने सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इन चीज़ों में करना है और फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। ये जनरल डिस्कशन थी मीन के कॉस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जो मीन के इस टाइम का हॉट इशू है जनरली यंग फीमेल्स में। अब दूसरी चीज जो है वो है मेनोपॉज। मीन के मेनोपॉज कब अकर होता है और कब होना चाहिए और उसके साइड इफेक्ट क्या है और मीन के उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। मेनोपॉज है क्या? मेनोपॉज मुसलसल 12 पीरियड्स का ना होना, मुसलसल 12 मीन के पूरा एक साल मुसलसल अगर पीरियड्स नहीं हुए तो इट्स मीन मेनोपॉज अकर हो चुका है। तो उसमें ये है कि दूसरी चीज कि इसकी बेस्ट एज कौन सी है, कि किस एज में ये होना चाहिए। जो मेनोपॉज की ड्यूरेशन या टाइम है स्टैंडर्ड वो है 51 ईयर। मीन के मेनोपॉज अकर होना चाहिए 51 ईयर एज में। लेकिन ये होता क्या है, जो इसके मेनोपॉज के दौरान दो और टर्म्स इसमें यूज होती हैं, वो ये है कि पेरी मेनोपॉज में ये है कि सराउंडिंग वो ड्यूरेशन जो इनके ऐसे कह सकते हैं टुवर्ड द मेनोपॉज ड्यूरेशन, ये तकरीबन 2 से 10 साल तक होता है कि फीमेल मीन की शिफ्ट हो रही होती है कि मेनोपॉज की तरफ। उसमें यह होता है कि आपके इरेगुलर पीरियड्स मीन के हॉट फ्लैशेस, ये इसकी कॉमन सी सिम्टम्स होती हैं कि शिफ्ट। इसमें यह है कि ना ही स्टॉप हुआ है साइकिल पीरियड और ना ही मीन के सही काम कर रहा है। तो उसमें यह है मीन के कभी ज्यादा कभी कम, कभी ड्यूरेशन चेंज होता रहता है इसमें। तो ये है। दूसरी जो टर्म इसके लिए यूज होती है वो है प्री मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज में आपका वही आता है, जब प्री मेनोपॉज अकर हो तो आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का जो है प्रॉब्लम हो सकती है। प्री मेनोपॉज में ये है कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज, जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज है वहाँ अगर कोई इशू होता है तो हम उसे प्री मेनोपॉज कहते हैं। अगर 40 से ऊपर या समटाइम 30 से भी स्टार्ट हो जाता है पेरी मेनोपॉज में, कि अगर वो है तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि शी इज गोइंग टुवर्ड द मेनोपॉज, मीन के कोई वो नहीं है। ये वाली कंडीशन तो नॉर्मल हुई ना, किस कौन सी पेरी मेनोपॉज? ये नॉर्मल नहीं, ये एज है ना। अगर 30 से पहले ये हो रहा है तो वो प्री मेनोपॉज में आ रहा है। इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग इन PCOS मैनेजमेंट, शी इज गोइंग टुवर्ड PCOS नॉट मेनोपॉज।
मीन कि अगर ये अगर हो रही है 30 ईयर से पहले तो वो प्री मेनोपॉज में आएगा, अगर वो हो रही है 30 ईयर के बाद तो फिर वो पेरी मेनोपॉज में आएगा। अच्छा, फिर ये 2-3 चीजें हैं। इसके अलावा ये होता है कि अगर मेनोपॉज अकर हुआ है मीन के 45 ईयर से पहले तो उसे हम कहते हैं प्री मेनोपॉज, मीन के टाइम से पहले अकर हो चुका है। तो दूसरा, अगर ये अकर हुआ है 40 ईयर से पहले तो हम उसे कहते हैं इमेच्योर मेनोपॉज, मीन के उससे जो उसकी एज है उससे भी पहले हुआ है। अब ये मीन के मेनोपॉज अकर हो गया। इसकी दूसरी इश्यूज हैं, प्री मेनोपॉज में आप जब चलते हैं तो वो आपको बताया है कि पैकॉस आ जाती है उसमें, लेकिन पेरी मेनोपॉज तो उसका ड्यूरेशन है जो मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी चीज जो पोस्ट मेनोपॉज है वो उसमें क्या चीज चेंजेस आती हैं और वो क्यों होता है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसको मैनेज कैसे करना है। जो अक्सर फीमेल में अगर 40 से अबव पोस्ट मेनोपॉज आ गई है तो उसमें कैसे हो। जब मीन के मेनोपॉज अकर हो जाए उसे पोस्ट मेनोपॉज कहा जाता है। पोस्ट मेनोपॉज में यह है कि एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन्स है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और ओवरी से उसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो है आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और साथ ही एलडीएल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, एचडीएल की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। अब ये देखें, और जब इसमें एक चीज और ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इंसुलिन। अब ये देखें कि ये सारे इश्यूज इसकी तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ हालांकि नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फेनोमेना है, तो इसमें उसके बावजूद जो है ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब इसकी मसला ये होता है कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है और इसके इम्पैक्ट क्या है। ये नेचुरली तौर पर ये सारी चीजें हो रही हैं जो कि मेल में नहीं है। तो इसका सबसे यह है कि आपने देखा कि इसी वजह से सबसे ज्यादा केसेस जो डायबिटीज के हैं और दूसरा हार्ट इश्यूज जो फीमेल में ज्यादा है। तो अब जो ज़रूरत है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वो उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, इनको फीमेल को बताने की ज़रूरत है कि आप मेल से ज़्यादा रिस्क पे हैं। एक तो इनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है और दूसरा ऑलरेडी ये नेचुरल जो डिफेक्ट है वो भी मौजूद है। तो इनको रिजॉल्व करने के लिए उनको अपना वेट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। यस सर, ये कौन सी एज में होता है? ये मेरे पास जब अकर उसमें ये है कि अगर मेरे पास अकर हुआ है 40 ईयर से पहले तो मीन के वो नॉर्मल नहीं है ऐसे। और दूसरा अगर 45 से पहले हुआ है, 40 और 45 के दरमियान, तो उसे हम 40 से पहले हुआ तो इमेच्योर। अगर 40 और 45 के दरमियान हुआ है तो वो भी मीन के पोस्ट प्री है, वो भी नहीं है नॉर्मल। अगर 45 से ऊपर अकर हुआ है 45 से 60 तक तो वो मीन के नॉर्मल उसकी एज थी, वो अकर हो गया है मीन के इस एज में। आप ये माइंड में रख सकते हैं कि अगर 40 से पहले हो रहा है ना किसी का भी, वो इमेच्योर है, तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। अब इसमें यह है कि ऐसा होता है कि मीन के साइकिल जो पीरियड्स हैं वो रुक जाते हैं, लेकिन ओवरी में एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जारी रहती है। तो उसमें 50% चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी भी अकर हो सकती है और नहीं भी हो सकती उसकी अगर लेवल कम है। और उसका सबसे बड़ा एक दूसरा साइड इफेक्ट होता है, जो जितनी भी सिंड्रोम इश्यूज हैं वो इसी एज में होते हैं।
इनकी मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, इनके तादाद या चांसेस बढ़ जाते हैं 40 से अबव। तो इसी वजह से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना डिस्करेज किया जाता है 40 से अबव प्रेगनेंसी को। तो उसमें जो मेल या फीमेल सिंड्रोम इश्यूज जो हैं वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये मीन के ये चीज़ें अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, फिर एलडीएल एचडीएल कम हो रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर वेट ज़्यादा है तो वेट को मैनेज करने की ज़रूरत है, अगर वेट ज़्यादा नहीं है तो फिजिकल एक्टिविटी को मैनेज करने की ज़रूरत है, अगर एक फीमेल हेल्थी लाइफ को स्पेंड करना चाहती है तो। एनी क्वेश्चन? सर ये अंडरवेट होते हैं ज्यादातर सर जो हाँ ज़्यादातर अंडरवेट बिल्कुल ऐसा। ये उसमें ये है कि जब अगर जितने भी आप देखें केसेस जो इसके हैं आप कह रहे हैं प्री मेनोपॉज के, वो इसमें हैं आपके मीन के ओवरवेट हैं। लेकिन जब आप उसमें जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी जो है रीज़न है वो डिप्रेशन है, और जो डिज़ायर्स होती हैं वो जो है डैमेज हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं, और फूड डिज़ायर्स वो भी कम हो जाती हैं। इसी वजह से ये दोनों केसेस होते हैं। अंडरवेट ज़्यादा वो हैं मीन के दोनों मिले जुले केस हैं। 18 इनसे भी कम होती हैं, उनका भी वेट काफी कम हो जाता है, उनका भी यही प्रॉब्लम होता है। उसमें सबसे बड़ी ये है कि फूड इनटेक कम हो जाता है उनका। वो मीन के डिप्रेशन की वजह से फूड इनटेक, दो सूरत होते हैं। जब डिप्रेशन में आप जाते हैं या फूड इनटेक बढ़ा देंगे, क्रेविंग शुरू होगी, या बैंग ईटिंग करेंगे आप, उस दोनों में अगर आप बैंग ईटिंग कर रहे हैं तो आप वेट का इंक्रीज हो जाएगा आपका। अगर नहीं ईटिंग नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, तो आप अंडरवेट या उसकी तरफ चले जाएंगे। मीन के दोनों तरह के जो केसेस हैं मौजूद होते हैं कि इसमें अंडरवेट भी लोग आ जाते हैं और ओबीस भी आ जाते हैं। लेकिन यंग जनरेशन में ओबेसिटी का लेवल ज़्यादा है, ओबीस लोग हैं उनमें ये ज़्यादा इशू आ रहा है। एनी क्वेश्चन?